जय हिंद। मैं दुर्गेंद्र चौहान। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान इतना डरा हुआ, बौखलाया हुआ है कि उसे आम नागरिकों की भी फिक्र नहीं है। यानी कि जो रिहायशी इलाके हैं भारत के, वहां पर भी उसने हैवी सेलिंग की है, बमबारी की है और गोलाबारी लगातार वो कर रहा है। अभी भी भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान ने नागरिक विमानों को ढाल बनाकर हमला किया है या नागरिक ठिकानों को ढाल बनाकर हमला किया है। पाकिस्तान भीषण ड्रोन हमले कर रहा है, फिर भी उसके दमन से लाहौर के बीच लगातार कुल मिलाकर जो फ्लाइट जारी रखी है, हमलों के बीच उसने एरोस्पेस को जारी रखा, एयर स्पेस को जारी रखा, जिसकी वजह से आम नागरिकों को नुकसान हो सकता है। यानी कि एक साइकोलॉजिकल वार कर रहा है। इस जो लगातार जो लड़ाई चल रही है, जो भारत आतंकी अड्डों पर हमला करा पाकिस्तान के, वो नागरिक ठिकानों को ढाल बना रहा है, पाकिस्तान के नागरिकों को ढाल बना रहा है। और क्योंकि वो लगातार एयरपोर्ट खोले हुए उड़ानें हो रही हैं, अगर कहीं भी एक भी कहीं कुछ भी मिसगाइड हो जाए तो बहुत बड़ी तोहमत लग सकती है, बहुत बड़ा घटनाक्रम हो सकता है। पाकिस्तान इसे साइकोलॉजिकल वार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने तस्वीर के जरिए पाकिस्तान की पोल खोली और कहा कि भारत ने आपा नहीं खोया है, नागरिक विमानों को नुकसान होने नहीं दिया है। तस्वीर में दमम से लाहौर पहुंची फ्लाइट की पूरी डिटेल है, टाइमिंग और रूट की जानकारी भी दी गई है। गुरुवार को पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की, बल्कि यूं कहें कि गोले दागे, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और कुछ अन्य सिस्टम ने सारे हमले को नाकाम कर दिया। आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर बेबिका सिंह ने गुरुवार के घटनाक्रम पर ऑफिशियल ब्रीफिंग दी। कर्नल कुरैशी ने कहा कि कल रात पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की, सीमा पर 300 से 400 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, घुसपैठ करने का प्रयास किया गया, जिससे नाकाम कर दिया गया। बीएसएफ ने कई आतंकवादियों को भी मार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ये सारे के सारे ड्रोन तुर्की के हैं। और ये हम लगातार कह भी रहे थे कि तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है, या यूं कहें कि सौदेबाजी कर रहा है, क्योंकि तुर्की जो है इस वक्त नया बहुत तेजी से उभरा है ड्रोन टेक्नोलॉजी में। जो योद्धिक ड्रोन के मामले में तुर्की दूसरे और तीसरे स्थान पर माना जाता है दुनिया में। कर्नल कुरैशी ने कहा कि भारतीय सेना ने संयम से जवाब दिया है और हम 8/9 की दरमियानी रात को पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचों को जो निशाना बनाने के इरादे से कई बार पाकिस्तान ने इस तरह की हरकतें भी की हैं और हमने कहीं भी कोई उल्लंघन नहीं किया है। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी की है, अंतर्राष्ट्रीय वायुसेना का उल्लंघन किया। अंतर्राष्ट्रीय और नियंत्रण रेखा पर 36 जगहों पर 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल कर घुसपैठ की कोशिश की गई। भारत ने इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया है। कर्नल कुरैशी और बेबिका सिंह विंग कमांडर ने बताया कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, मेढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन का इस्तेमाल करके नियंत्रण रेखा पार गोलीबारी भी की, जिससे परिणाम भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए हैं और घायल हुए हैं। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। कुल मिलाकर ये स्थितियां और परिस्थितियां, कर्नल कुरैशी को सुनिए। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके
इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें कलमकुर सिंह ने बताई। अखनूर तंगधार में हैवी सेलिंग की है पाकिस्तान ने, और जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो हमारे कुछ सैनिक हताहत हुए हैं और हमने भी बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिकों को, आतंकवादियों को मार गिराया है। तो कुल मिलाकर वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। जो ड्रोन तुर्की का था, उस तुर्की के ड्रोन का मलबा वो ज़रा दिखाया जाए किस तरीके से, और पाकिस्तान की मक्कारी, झूठ, फरेब साफ तौर पर क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान किस तरीके से मक्कारी करता है, इन चीज़ों को एडमिट नहीं करता है। और ये देखिए तुर्की के ड्रोन का ये मलबा है। ये तुर्की से ख़रीदे गए ड्रोन्स फायर किए गए हैं हमारे जो पंजाब का इलाका है और जो सीमावर्ती इलाके हैं। तो ढाल के तौर पर जैसा कहा कि विमानों का इस्तेमाल किया गया है। और कुल मिलाकर ये इस तरीके से देखिए बहुत सारे सबूत हमारे हाथ लगे हैं, बहुत सारे सबूत हाथ लगे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बहुत वो स्थितियाँ, वो परिस्थितियाँ हम देख रहे हैं। और अभी जैसा कि सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी महत्वपूर्ण बैठक की, उसकी ये तस्वीरें हैं। सेना के कमांडरों के साथ में, सीडीएस के साथ में उन्होंने बैठक की। प्रधानमंत्री ने बहुत सारी आज दिन भर बैठकें की। तो भारत में बैठकों का दौर लगातार चलता रहा। पाकिस्तान में सेना को लेकर, उनके जनरल को लेकर असमंजस की स्थिति रही। जनरल मुनीर के बारे में खबर आई थी कि उन्हें हटा दिया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया। तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी उथल पुथल चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ने लगातार वो हरकतें अभी बंद नहीं की हैं, अभी भी हरकतें जारी हैं। वो खबरें हैं हमारे पास कि अब लगातार घुसपैठ कर रहा है। वो ये घुसपैठ की तस्वीरें हैं, पाकिस्तान ने किस तरीके से घुसपैठ की और बीएसएफ ने वहाँ आतंकवादियों को, घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों को मार गिराया है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी भारतीय अर्धसैनिक बलों की, सीमा सुरक्षा बल ने मार गिराया है आतंकवादियों को। और इसके अलावा अन्य भी चीज़ें लगातार हो रही हैं।
और भारत बेहद संयम के साथ में टारगेटेड आक्रमण कर रहा है आतंकवादी अड्डों पर। भारत में जो ये 11 जगह आपकी स्क्रीन पर हैं जहां जो सैन्य ठिकाने हैं, सैन्य बेस हैं, वहां पर पाकिस्तान ने कल रात अटैक किया जिसे भारतीय सेनाओं ने नाकाम कर दिया गया। वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भारत के नक्शे में वो स्थान कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये अपने आप में पाकिस्तान की मक्कारी और उसकी जो हरकतें हैं वो अभी भी जारी हैं। भारतीय सेना लगातार जवाब दे रही है और तमाम चीज़ों को लेकर कर रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज दिन में उस तरीके की बहुत खबरें नहीं रही हैं, लेकिन शाम होते होते फिर सीमा पर गोलीबारी शुरू है। उड़ी सेक्टर में, सांबा सेक्टर में, पुंछ में लगातार गोलियों का आदान प्रदान हो रहा है। भारतीय फौजें लगातार जवाब दे रही हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा है। दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हयात उमर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से। कर्नल प्रदीप भाटिया डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर बाद कुछ और हमारे साथ एक्सपर्ट और मेहमान जुड़ेंगे। कर्नल भाटिया, सीधे आपकी तरफ रुख करेंगे। कल रात में देर रात तक हम सब थे साथ में जिस वक्त भारत ने कराची बंदरगाह को तबाह किया और तमाम बड़े बड़े जो ठिकाने थे वहाँ पर जो आतंकवादियों के छिपने के अड्डे थे उन पर अटैक किया। कल रात देर रात से अब तक हम रणनीतिक तौर पर खुद को कहाँ पाते हैं, स्ट्रैटेजिक तौर पर हम कहाँ पर खड़े हैं? कर्नल भाटिया। देखिए, कल रात जो कार्रवाई हुई 22 ठिकानों पर पाकिस्तान ने कोशिश किया ड्रोन, मिसाइल और एयर अटैक्स करने का, सबको विफल किया गया। उनमें से कोई भी अटैक कामयाब नहीं हुआ क्योंकि S-400 डिफेंस, एयर डिफेंस वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग जी। उसके कारण सारे के सारे हमले नाकाम किए गए। तमाम ड्रोन, 2 JF-17 एयरक्राफ्ट्स, एक F-16 और एक अवैक, इनको नष्ट किया गया, जो कि पाकिस्तान के लिए एक भारी नुकसान है जी। और ये सारे जो हमले पाकिस्तान ने अटेम्प्ट किए थे, ये सब फौजी बेसिस, एयर बेसिस पर केंद्रित थे और हमारा एयर डिफेंस ने प्रूव कर दिया कि उसको भेदना इतना आसान नहीं है जी। तो आज की रात पाकिस्तान फिर अटेम्प्ट करेगा एक डेस्परेशन में, क्योंकि कल उसे बहुत डेस्परेट किया गया जी। सारे के सारे जो प्लान्स थे वो विफल हुए। उन्हें लगता था कि वो फॉरवर्ड बेसिस पे अटैक करके इनको निष्क्रिय कर देंगे, वो उनसे नहीं हो पाया। तो आज की रात एक बड़ी अहम रात है जब कार्रवाई पाकिस्तान फिर अटेम्प्ट करेगा और इसका जब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा उसका असर पाकिस्तान के मनोबल पे पड़ेगा, जो कि अभी भी इस समय निम्न स्तर पे पहुंच चुका है। और अनेक तरह की अफवाहें सुनने को मिलती हैं कि उनके चीफ को सैक कर दिया गया है या करने वाले हैं। नया चीफ का चयन हो चुका है और इसी प्रकार इमरान खान को भी रिलीज करने की बात चल रही है। तो बहुत कुछ टर्मोइल इंटरनली पाकिस्तान के अंदर हो रहा है क्योंकि मोराल बड़ा डाउन है। सेना और नौसेना परेशान है। उनका जो एडी कवर था जी, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ऊपर था, उसको बर्बाद कर दिया गया है। तो इस समय पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटीज को बहुत इंक्रीज कर दिया है। तो आज रात जो पाकिस्तान अटेम्प्ट करेगा और उसका रिपरकशंस जो होंगे इंडिया की तरफ से, उस पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि कल की सुबह क्या होगा। तो आज की रात ये मान लीजिए मजा आने वाला है। तेरी महफिल में रत जगह है, जो हमने कल भी किया था। जी 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 जी। महेंद्र सिंह भी लगातार हमारे साथ देर रात तक थे। महेंद्र सिंह, मैं आपके पास आऊँगा। राजनीतिक स्तर पे, राजनयिक स्तर पे हम किस तरीके के प्रयास कर रहे हैं और पाकिस्तान को हमने राजनयिक स्तर पर कहाँ कहाँ घेर कर रखा है। और एक और भी सवाल उठ रहा है कि
जिस तरीके से तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल किए गए वो दिख रहा है, चीन के, जाहिर सी बात है चीन के जो विमान हैं फाइटर वो भी इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन उनका असर बहुत अच्छा नहीं रहा। तुर्की का ड्रोन भी मार गिराया गया, चीन का विमान भी। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कोई फर्क पड़ने वाला है महेंद्र सिंह? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कल रात से ही, बल्कि ये कहें कि जब पहलगाम हुआ था उसके बाद से सरकार बहुत सक्रिय हो गई थी और हम अंतर्राष्ट्रीय जनमत अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे थे। काफी हद तक हम कामयाब भी हुए और जब कल बड़े पैमाने पे अटैक हुआ तो उसका असर भी दिखा कि हमारे पक्ष में ज्यादातर लोग हमारे पक्ष में ही थे या न्यूट्रल थे, या उनकी प्रतिक्रियाएं ऐसी थी कि कहीं से भी ये नहीं देखा जा सकता था कि वो पाकिस्तान के पक्ष में हो। तुर्की चूंकि एक ऐसा कंट्री है, दरअसल उसका इतिहास ऐसा है, ताकत तो ज्यादा नहीं है, सैन्य ताकत के तौर पर भारत से बहुत ही पीछे है, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उसको खलीफा बनने की बड़ी आदत है क्योंकि खिलाफत वहीं से शुरू हुई थी। तो वो एक जो है वहाँ के राष्ट्रपति है, उनको आजकल बड़ा सूझ रहा है कई सालों से। और आप देख रहे होंगे सब जगह राइट विंगर्स पूरी दुनिया में थोड़ा सा ज्यादा तेजी से, तो उसमें एर्दोगान साहब भी हैं। अब उन्होंने कल भी भेजे हैं 2 जहाज, पहले भी भेजा था, तो निश्चित तौर पर वो एक ही चीज ज्यादातर पे बनाते हैं, वो हैं ड्रोन। अब वो ड्रोन कल हमारी टेस्टिंग के लिए, जिस तरीके से ब्रीफिंग में भी बताया गया कि हमारी क्षमताओं को जानने के लिए उन्होंने इस तरीके से किया, तो हमारी क्षमता तो उन्होंने देख ली होगी कि कितनी है। तो अब वो जो ड्रोन भेजेंगे वो किस क्वालिटी के हैं, कैसे ड्रोन हैं, कहाँ हमें एंगेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो एक अपना देख तो रहा ही होगा कि पाकिस्तान है, चलो मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम के नाम पर एकजुट हो जाते हैं, जबकि कूटनीतिक तौर पर ऐसा नहीं किया जाता है। लेकिन क्योंकि अब वो कर रहे हैं तो क्या कहा जा सकता। लेकिन बाकी सारे देशों में देखिए, चाइना भी बड़ा सतर्क है, मदद कर रहा है, लेकिन चाइना खुल करके इस तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा, ना कर रहा है, और उसके आर्थिक हित में भी नहीं है, वो कूटनीतिक हित में भी नहीं है, वो कभी नहीं करेगा इस तरीके से। अमेरिका की बात जहां तक रही, अमेरिका ने भी एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया है, उन्होंने कहा नन ऑफ द बिजनेस, तो वो भी हट गए चीन से। इसका मतलब यह है कि इंडिया के लिए ग्रीन सिग्नल है कि जितना अभी अड्डे तबाह कर सकते हो, ये अच्छा मौका है, कर लीजिए, भविष्य में पता नहीं कब आपको ये मौका मिले ना मिले। अंतरराष्ट्रीय जनमत आपके पास है, आपके उसमें, बस आप सिविलियंस पे अटैक कहीं मत करना। तो सिविलियंस पे अटैक हम कर नहीं रहे कहीं, बाकी सब जगह जो उनके अड्डे हैं तमाम, जो करीब 40 एयर बेसेज हैं, जिसमें कि 20-21 शायद या 19 ऐसे हैं जहां से वो फ्लाई कर सकते हैं, तो उनको तबाह करने की कोशिश भारतीय फौजें हमारी कर रही हैं, काफी हद तक कामयाब हुए हैं। उनके आवाज सिस्टम को भी तबाह किया गया, उनके तमाम और सिस्टम। कूटनीतिक तौर पर जापान हमारे साथ है, कूटनीतिक तौर पर हमारे साथ अमेरिका, एक तरीके से हम मान के चले कि वो है, रूस हमारे साथ है, कूटनीतिक तौर पर बाकी जो बड़े देश है जैसे ब्रिटेन हमारे साथ है, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ है, तो ये बड़े मुल्क, सऊदी अरेबिया न्यूट्रल है, यानी कि हम अपनी तरफ मान सकते हैं उसको, यूएई अपनी तरफ मान सकते हैं उसको, ईरान को अपनी तरफ मान सकते हैं, जबकि ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो जिनके पास एक कटोरा लेके हमेशा जाते रहे हैं पाकिस्तान वाले, तो वो सब हमारे पक्ष में लगभग हैं। ऐसा कोई कंट्री नहीं जिसने खुल के ये कहा हो कि हमारे विरोध में कुछ कहा हो या पाकिस्तान के फेवर में कुछ कहा हो। तो मैं मानता हूं कि इस सरकार की या जयशंकर साहब की जो नीति है, जो कूटनीति है, वो सफल रही है, हमारे पक्ष में है। तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में हमें एक पूरा समर्थन है। पाकिस्तान के पास तुर्की और अजरबैजान के अलावा कोई समर्थन नहीं है। चाइना का भी जो समर्थन है वो भी आर्थिक तौर पर रहेगा, इस वजह से क्योंकि उनका बहुत पैसा वहां लगा हुआ है। अब मुश्किल ये है कि मैं देख रहा था कि लगातार बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक कर रही है, कब्जा कर रही है भारत से, और अंतर्राष्ट्रीय
जगत में तमाम जगहों पर, यूनाइटेड नेशंस में वो मांग कर रहे हैं कि अलग राष्ट्र के तौर पर, स्वतंत्र देश के तौर पर हमें मान्यता दी जाए। यहाँ तक कि वहाँ के कुछ जो अग्रणी नेता हैं वो मांग कर रहे हैं कि भारत में एम्बेसी दी जाए हमें। अब आप ये समझिए कि बलूचिस्तान अगर अलग हो जाता है, करीब 40% जमीन है बलूचिस्तान पाकिस्तान का, 40% हिस्सा जी, और मिनरल से रिच है। कल्चर हमारा जो है उनका बहुत अच्छा है, हमारा उनका कल्चर मिलता है काफी हद तक। ट्राइब्स हैं वहां पर, ट्राइबल्स हैं वहां पर मंदिर हैं, वो इनवाइट कर रहे हैं कि देखिए, वो दिखा रहे हैं कि आप हमारे मंदिर आइए। मतलब वो चाइना से जितनी घृणा कर रहे हैं उतना प्रेम इंडिया के प्रति कर रहे हैं। तो कूटनीतिक तौर पर कोई संकट मैं नहीं देख रहा। ठीक बात है, बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज़ें आपने रखी। हयात उमर साहब की तरफ रुख करेंगे। हयात उमर साहब, अगर रणनीतिक तौर पर हम देखें तो लगातार हम उन चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो अपने जो नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण भी होगा कि कहीं अगर एक भी जरा सा कोई मिस टारगेट हुआ तो। अभी चीन को लेकर कहा है जो रुख है ट्रम्प साहब के 3-4 बजे में स्वागत भी हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। सीधे रुख अब हम करेंगे हयात उमर साहब का। को जैसा पता भी, और मैं दोबारा इस पर स्पष्ट कर दूं, और जैसा कि सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया ने कहा था, ये हमको सबको समझना बहुत जरूरी कि हमारी सेना बेहद प्रोफेशनल, अनुशासित और बहुत हाईली स्किल्ड सेनाओं में से एक है जी। हाईली स्किल्ड। हम कोई तालिबान या कोई ट्राइबल आर्मी जैसा नहीं है कि हम कोई अब कुछ भी कर ले। हम जिम्मेदार एक सेना है, अनुशासित सेना है हमारी सेना। और पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने और सेना ने अपना रुख साफ कर दिया था कि हमारा उद्देश्य क्या है और हमने जो हमले किए वो क्या है। हमारे हमले बहुत सीमित, सटीक और एक विशिष्ट उद्देश्य से किए गए, वो थे आतंकी कैंपों को खत्म करना। हमारा उद्देश्य नागरिक और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना नहीं है। ये पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत सरकार की तरफ से भी और भारतीय सेना की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। तो इससे हमारी नीति बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय जगत में भी और ग्रह में भी, घर में भी बिल्कुल साफ हो जाती है जी। इसका मकसद क्या है, हमारी कार्रवाई का मकसद क्या है। अब जो हो रहा है उसके बाद, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद के जो इवेंट्स हैं वो क्या है। देखिए, जैसे कि हमारी घरेलू राजनीति है, ऐसे पाकिस्तान की भी एक घरेलू राजनीति है जी। उनको भी वहां अपनी जनता के प्रति जवाबदेही देनी कि भाई तुम क्या कर रहे हो। वहां भी मीडिया सवाल पूछ रही है, तुम क्या कर रहे हो। तो अपना चेहरा बचाने के लिए, अपना फेस सेविंग एक्शन के लिए वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दिखाई पड़े। वो भी जानते हैं कि अगर जंग में, पूरी जंग में गए, यानी कि फुल वॉर में गए, फुल फ्रंट खोल दिए, तो उनको 24 घंटे भी लगेंगे, वो टिक नहीं पाएंगे मैदान में। नहीं, लेकिन हया साहब इंटरप्ट कर रहा हूं। हया साहब मैं दो सेकंड के लिए आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। अभी ख्वाजा अब्बास का भी एक बयान अभी आया है कि उन्होंने अभी एडमिट किया कि हम भारत के साथ जंग में हैं और शांति के सारे विकल्प खत्म हो गए हैं। ख्वाजा के इस बयान को लेकर, रक्षा मंत्री हैं पाकिस्तान के, इसको लेकर हम किस तरीके से देखें इस बयान को। वो उनका फेस सेविंग का तरीका है अपनी घरेलू राजनीति में। अगर आंकड़ों में देखेंगे, हम संसाधनों में देखेंगे, तो हमारी सेना उनसे 4 गुना बड़ी है जी। हमारे पास संसाधन उनसे 10 गुना ज्यादा है। हमारी टेक्नोलॉजी उनसे 2 गुनी एडवांस है जी। हमारा एक स्थिर, एक स्थायी राजनीतिक ढांचा है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ फैसले सेना कर रही है और सरकार अलग कर रही है और पब्लिक अलग है। तो हमारे यहाँ जनता, सेना और सरकार तीनों एक सूत्र में है, एकजुट हैं जी। और हमारी आर्थिक स्थिति उनसे फार बेटर है, 50 गुना। हम इस युद्ध को
अगले 10 साल तक लड़ सकते हैं जी, और वो इस युद्ध को अगले 10 दिन नहीं लड़ सकते हैं। 10 दिन की उनके पास कुछ नहीं है। 10 दिन में उनके पास पेट्रोल खत्म हो जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा, अनाज खत्म हो जाएगा, हथियार खत्म हो जाएंगे। जो उनके मददगार हैं वो सिर्फ मौका देख रहे हैं कि कैसे इनको हथियार बेचे जाएं, चाहे वो तुर्की हो, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो भी देश हो जी। वो पाकिस्तान के दोस्त या हमदर्द नहीं है। वो पाकिस्तान उनके लिए एक आपदा में अवसर हुआ है, मौका है कि इनको अपना कबाड़, अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी, अपने जंग खाए विमान, अपने चुके हुए मिसाइल और ड्रोन जो कहीं काम नहीं आने, जिनको कोई नहीं खरीदेगा, वो इनको इनके सर मर दो और बाद में इनसे पैसा ले लिया जाएगा। जी, हमारे पास तो वो भंगारे पड़े हुए थे, इससे अच्छा पाकिस्तान को दे दो। आज जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, चाहे वो नागास्त्र हो, चाहे आकाश मिसाइल हो, चाहे S-400 हो, जितने भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो एयर टू एयर हो, चाहे एयर टू सरफेस हो, चाहे सरफेस टू एयर हो जी, वो बहुत एडवांस है। अब बात रह जाती है कि पाकिस्तान कर क्यों रहा है ऐसा, उसका मकसद क्या है। उसका मकसद बहुत साफ है कि अपने आप को दिखाना कि नहीं साहब, हमने भी जवाबी कार्रवाई की, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो कभी भी फुल फ्रंट वार में नहीं जाना चाहेगा, और अगर वो ऐसा जाना चाहता है या करता है तो इससे बड़ी हिमाकत कुछ नहीं होगी, ये खुदकुशी करने जैसा होगा। जी जी, बड़ी बात, बड़ी बात। मुझे एक ब्रेक पर जाना है। हयात साहब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान फुल फ्लेजेड वार की तरफ जाता है तो ये खुदकुशी जैसा होगा और ये हिमाकत उसे नहीं करनी चाहिए। एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद हमारे साथ रिटायर एयर मार्शल और 1971 के योद्धा GS चौहान साहब जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत की फौजें पाकिस्तान में आतंक के आकाओं के अड्डे नष्ट कर रही है, लेकिन इसके जवाब में पाकिस्तान बार बार भारत को उकसा रहा है और वो सीमा पर सैनिकों पर गोलीबारी कर रहा है, सिविल इलाकों में गोलीबारी कर रहा है। 3 छात्रों की इसमें मौत हो गई, गुरुद्वारे पर फायरिंग की, गुरुद्वारे पर शेलिंग की गई। तो पाकिस्तान की इस तरीके की हरकत इस वक्त भी जो सीमावर्ती इलाका है उरी और सांबा सेक्टर, वहाँ पर गोलीबारी हो रही है। लेकिन इस वक्त की जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि प्रधानमंत्री एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक में हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, सारे सेना अध्यक्ष हैं, CDS हैं, NSA हैं। शायद लगभग 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त इस बैठक में हुआ है, अभी भी बैठक जारी है। जिस तरीके से अभी हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि रात में कुछ पाकिस्तान हरकत कर सकता है, तो हो सकता है कि इसकी जो कोई जवाबी कार्रवाई की बात हो या फिर प्रधानमंत्री और पूरे जो सेना के साथ में स्थितियों को एसेस करना चाहते हो। खैर, जो भी चीज़ें निकल कर आएंगी हम बहुत जिम्मेदारी के साथ में आप सबके सामने रखेंगे, और जो भी मैं दर्शकों से और इस देश के नागरिकों से अनुरोध करूंगा कि जो भी व्हाट्सएप पर इस पर जो चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पर, वो सारी चीज़ें सच नहीं हैं, उस पर यकीन मत कीजिए। जो भी आधिकारिक चीज़ें उस पर ट्रस्ट कीजिए और तभी उसी तरीके से रिएक्ट कीजिए जिम्मेदार नागरिक होने के नाते। रुख सीधे करेंगे। GS चौहान पूर्व एयर मार्शल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान साहब 1971 में लड़ाई लड़े थे, आज भी वो कहीं ना कहीं चीज़ों को एसेस कर रहे होंगे। चौहान साहब, ये कहा जा रहा है कि 1971 के बाद ये पहला दफ़ा इस तरह का मौका है जब हम इतना पेनेट्रेट करके आतंकी अड्डों पर और जो अन्य एयरबेस वगैरह हैं वहाँ पर हम आक्रमण कर रहे हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्रुवेंद्र चौहान जी, एंकर जी, जय हिंद। जय हिंद। सभी पैनलिस्ट जय हिंद, और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद। जी, आपने जो अभी बताया कि 1971 के बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो है 1971 तो बाद में हुआ, सबसे पहले उसने चौहान साहब मैं 40 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूँ। वो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री की बैठक की, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, बेहद अहम तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री के साथ में तीनों सेना अध्यक्ष हैं, CDS हैं,
बहुत सारे NSA हैं, अजीब डोभाल, तो पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, यूँ कहें कि जो आतंकवाद के खिलाफ भारत कार्रवाई कर रहा है, उसको लेकर बैठक चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। PM आवास पर बहुत हाई लेवल बैठक चल रही है और सेना अध्यक्षों और CDS के चेहरे, उनकी शारीरिक भाषा को आप देखिए तो बहुत वो ऐसी विजयी मुद्रा में दिख रहे हैं, कहीं कोई टेंशन इस तरह की चीज़ें हैं नहीं, बहुत विजयी मुद्रा में बहुत काम एंड कूल दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री भी बहुत काम एंड कूल हैं और राजनाथ सिंह का भी चेहरा आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अजीत डोभाल को अगर देखें तो ऐसा लग रहा है उनके दिमाग में कुछ चल रहा है और चलना भी चाहिए, एक NSA के नाते बीच बीच में वो हल्की सी स्माइल दे रहे हैं। तो ये जो बैठक के दृश्य हैं ये अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अभी हमें बहुत संभल कर कदम रखना होगा। CDS अनिल चौहान है, तो सीधे GS चौहान की तरफ रुख करते हैं। चौहान साहब करिए प्लीज। हाँ, तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको दुर्गेंद्र चौहान जी मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं, आई एम नॉट एयर मार्शल जी, ओके जी, मैं स्क्वाड्रन लीडर फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। मैंने 20 साल 1968 से 88 एयरफोर्स में सर्विस दी जी, एंड आई एम लकी टू हैव पार्टिसिपेटेड इन 1970 वॉर प्रैक्टिकली। और जो आप कह रहे थे कि 71 के बाद, तो आपको बता दूं 71 के बाद पहले 65 में भी हम लोग उनके अंदर घुस गए थे। वो बात अलग है कि वो बाद में शिमला समझौता और क्या क्या समझौता हुआ और उनका सब जो है वापस कर दिया गया जी। वी हैव पेनिट्रेटेड क्वाइट इनसाइड देयर टेरिटरी इन 1965 आल्सो जी। और 71 तो एक इतिहास है जहां 93,000 सोल्जर्स, और शायद दुनिया में कहीं ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, हिस्ट्री नहीं है कि जहां एक जनरल ने सरेंडर किया हो along with his 93,000 soldiers जी। उसके बाद हम आए कारगिल वॉर। कारगिल वॉर दुनिया का एक ऐसा वॉर था जी, जो हम लोग जो थे इंडियन सोल्जर्स वेयर डाउन बिलो गंगा जी के तलहटी पे जी। और वो लोग हिमालय की चोटी में थे एंड दैट वॉर ऑल्सो हमारी सेना ने बहादुरी से जीता। कैप्टन बत्रा वॉज द हीरो ऑफ दैट एंड एवरी सोल्जर। तो आज तक नहीं कभी भी पाकिस्तान है क्या, पाकिस्तान शुरू से ही 1948 से ही उसके हमारी तुलना में अभी हयात साहब ने जो बताया डिटेल दिया, बहुत सही डिटेल है। क्या पाकिस्तान है न तो वो इकोनॉमी में है, ना वो जो है डिफेंस में है हमसे आगे क्या, मतलब हमसे इन्होंने 4% बताया, मैं कह रहा हूँ वो हमसे करीब 75% नीचे हैं। जी जी। The worst thing is that कि Pakistan army is a non-professional army defense force in the whole world. Non-professional कैसे है? बांग्लादेश में इन्होंने महिलाओं के साथ जो किया मैंने प्रैक्टिकली फिजिकली देखा हुआ है, जो अभद्रता, अब उसको मैं बहुत गंदे शब्द में वगैरह रेप वगैरह नहीं कहना चाहता हूँ, वो हमने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा। अब जो उन्होंने किया कि धर्म के नाम पे आप मार देते हिंदुस्तानियों को जी, आतंकवादी उनका काम है मारना, लेकिन एक धर्म कुछ के कलमा पढ़वा के और जो है पैंट खुलवा के, एंड माइंड इट इज यहाँ हमारे देश के हिंदू लोग इसको ज्यादा फील कर रहे हैं, लेकिन इट इज फॉर ऑल टाइप ऑल द रिलीजन्स। कौन से अदर देन द इस्लाम हु नोज द कलमा जी, who does the खतना। तो ये पूरे विश्व के धार्मिक समुदाय पर एक चोट उन्होंने किया है और आतंकवादियों ने चोट किया, लेकिन उसका जो है मैं पहला जनरल ऐसा देख रहा हूं किसी भी डिफेंस फोर्स का जो एक धार्मिक भाषण दे रहा है, मुल्ला मुनीर जी जी जी। एंड जो उन्होंने अटैक किया वो रेसिप्रोकेशन ऑफ दैट मुल्ला मुनीर भाषण जी। बहरहाल अब मैं आता हूं कि वो हमारे सामने कभी भी नहीं टिके और कभी ना रहेंगे वो जी। अब बिलावल भुट्टो के दादा या नाना जी ने कहा था कि हम 100 सालों तक लड़ेंगे हिंदुस्तान के साथ, खुद ही फांसी खा गए जी। मम्मी का उनके क्या हुआ
और वो कह रहा है कि खून की नदियां बहा देंगे। जी जनरल जो है वो अपने परिवार को वार से पहले जो है विलायत या कहाँ छोड़ रहा है। ये तो उनका प्रोफेशनलिज्म है। सो दे आर नो वेयर नियर अस। एंड आई विल टेल यू, वी हैव 2 स्क्वाड्रन ऑफ राफेल, वी हैव S-400, वी हैव आकाश। हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है, DRDO ने बहुत मेहनत की है अपनी टेक्नोलॉजी, और वो कहीं भी हमारे साथ नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ये दुष्ट लोग जो होते हैं वो किसी भी काम को, पहले राक्षस लोग जब पूजा वूजा करते थे, कोई भी धार्मिक कार्य होता था, राक्षस उसमें विघ्न डालते थे किसी भी तरह। ऐसे ही ये लोग कर रहे हैं। मैं यहाँ धार्मिक चीजों पे नहीं आ रहा हूँ। आज मुझे गर्व है, हम लोग जब डिफेंस में थे, वी नेवर आस्क्ड एनीबॉडी कि तुम मुस्लिम हो कि क्रिश्चियन हो कि क्या हो, कोई जात नहीं पूछते थे हम लोग जी। लेकिन वो अब्दुल हमीद परमवीर चक्र, राइट, वो ऐसा आदमी था जिसने पैटर्न टैंक, उस समय का सबसे मजबूत, दुनिया का सबसे मजबूत टैंक पैटर्न टैंक हुआ करता था, जो जनरल पैटर्न ऑफ अमेरिका के नाम से बनाया गया था, जिसको कोई छेद नहीं सकता था। हमारे कैप्टन हमीद, ऑनरी कैप्टन हमीद ने उसको जो है उड़ाया। ऐसे ऐसे बहुत से हैं। तो वाई टू, अब उस चीज को मोल्ला मुनीर जो है हमारे देश में कुछ दिनों से कुछ गलत अफवाहें भी चल रही थी, उसको वो स्टैब्लिश करवाना चाहता था। लेकिन जी हमें आज गर्व है कि हमारे 140 देश करोड़वासी, उसमें किसी भी धर्म के कोई हो, सब साथ खड़े हैं। आज जो MEA का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, यू नो दैट कर्नल सोफिया, शी इज ए मुस्लिम वुमन, हमारी मातृशक्ति है, इस तरह ब्योनिका सिंह। तो ये क्या हमसे लड़ेंगे? हाँ, लेकिन वॉर इज नॉट गुड। हमने कभी भी पहला अटैक कभी नहीं किया। हमारे न्यूक्लियर उसमें लिखा हुआ है कि हम पहला न्यूक्लियर कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जब कोई छोड़ेगा। और वो लोग जो है करीब 10-15 दिन से यही भाषण है हमारे पास, तो 250 ग्राम का धमकियां दे रहे हैं, वो है, धमकियां दे रहे हैं। ये क्या ये बात करेंगे जी? ओके जी हाँ, ये अवश्य है कि जो ऐसे लोग होते हैं, एक डर मुझे जरूर है, और मुझे कुछ डर नहीं है बीइंग ए वेटरन, कि ये जो उनका न्यूक्लियर वेपन है वो किसी गलत आदमी के हाथ न पड़े, आतंकवादियों के हाथ न पड़े। लेकिन अगर वो पड़ भी गया तो उसकी रेंज इतनी है कि वो पाकिस्तान को ही नष्ट करेगा। जी। सो नथिंग टू बी अफ्रेड। एंड सबसे बड़ा जो मोटिवेशन हमारे देश के फौजियों के लिए है, वो तो है ही हीरो, लेकिन सारे देश की जनता अभी एक साथ खड़ी है। ये बहुत बड़ी चीज है। एंड मेरे ख्याल से 4-5 दिन 10 दिन तक ये चलेगा युद्ध। वो तो बदमाशी करता रहेगा, उसकी आदत पहले से ही है, ठीक है जी, उससे जी। थोड़ा सा इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लेकिन उनकी इकोनॉमी से हम लोग बहुत आगे। इवन चाइना इज बिहाइंड अस नाउ इन द इकोनॉमी। सो वी हैव टू। चौहान साहब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। हमारी जो वायुसेना है, 71 में आपने नेतृत्व किया, बहुत सारी जगह आपने जो कुछ किया होगा, अटैक किए होंगे, बहुत सारी चीजें की होंगी, और आज 71 की वायुसेना और 2025 की वायुसेना, एक तो ये इसमें छोटा सा जवाब आपसे मैं चाहता हूं। दूसरा, जो अभी अटैक चल रहा है, जैसे खबर आ रही है कि कराची बंदरगाह नष्ट हो गया, ये हो गया, वायुसेना की हमारी भूमिका क्या ज्यादा बढ़ गई है आज के दौर में? नहीं, कराची बंदरगाह में नेवी का बहुत बड़ा हाथ है। एंड आवर नेवी इज पावरफुल। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, दे हैव नथिंग। वो एक टर्की से एक जहाज आया, वो खड़ा है। तो जो पहले कराची में हुआ, वो हमारी नेवल सबसे बड़ी बात है। इस वार में एक चीज बहुत अच्छी हुई है जी, कि ऑल द 3 फोर्सेस आर एक्टिव एक साथ जी। एंड नॉट ओनली डिफेंस फोर्सेस, केवल हम अपनी डिफेंस वालों की बात नहीं करते, इवन पैरामिलिट्री फोर्स, BSF वगैरह वगैरह, ये बेचारे लगे हुए हैं फौज के साथ, एकदम कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी रही बात। आपने पूछा कि 71 वार में जो एयरफोर्स की ताकत थी और अभी क्या है ताकत, उस समय भी जैसा कि मैंने कहा हम उनसे बहुत आगे थे। लेकिन
अब जो है मॉडर्नाइजेशन इतना बढ़ गया है, सब जगह 5G चल रहा है, जी 5th जनरेशन। जी उस समय 5th जनरेशन नहीं था मेरे ख्याल से, उस समय एक जनरेशन का भी लोग नहीं जानते थे व्हाट इज 1 जनरेशन। जी वी हैव 65 में पाकिस्तान के पास वो एयरक्राफ्ट था जो हिंदुस्तान के पास नहीं था। केवल आर्म्स एंड एमुनिशन से नहीं होता है, वो उसको कौन चलाता है, इज ही कैपेबल टू डू। हमारे पास 65 वॉर में HF-24 एक्सक्लूसिवली HAL के द्वारा बनाया गया जहाज था। जी ओके, बॉम्बर था, वो न्यूजीलैंड का कैनबरा बॉम्बर था, वो करीब 20 साल पुराना था। उनके पास द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उस समय का 5G का जहाज और पैटर्न टैंक, जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले कहा, वो टैंक था। हमारे पास केवल विजयन टैंक था। लेकिन हु ऑपरेट्स दैट, वो कैसे ऑपरेट करता है, क्या उसको उसके बारे में नॉलेज है? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का सोल्जर जो है केवल यह है कि वो नॉन प्रोफेशनल है, वो भी अपने देश को प्यार करते हैं जैसे हमारे देश के सेना अपने, लेकिन दे आर नॉन प्रोफेशनल। और उस लेटेस्ट एयरक्राफ्ट को हम लोगों ने मारा। और तो छोड़िए, अभी लेटेस्ट देखिए, जब 5G का जमाना आ रहा है तो हमारे जो एक दिन पाकिस्तान में जिनको आए थे वापस, उसने जो है MiG-21 जिसको कॉफिन एयरक्राफ्ट बोलते हैं, उसने F-16 को गिराया। जी अभिनंदन, तो अब तो अभिनंदन। दो स्क्वाड्रन राफेल के हैं। जी तो अब हम लोग बहुत आगे हैं। इवन नाउ वी आर कंपीटिंग विद चाइना। जी जी जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है चौहान साहब ने रखी। मैं फिर से एक बार प्रदीप भाटिया के पास जाऊंगा, लेकिन इससे पहले हमारे साथ पूर्व एम्बेसडर मोहम्मद अमीन साहब, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब भी फ़ोन लाइन पर जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, अगर मेरी आवाज़ आपको आप सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे यही है कि पिछले 24 घंटे के अंदर अगर विश्व समुदाय की स्थिति को देखें तो मेरा सवाल फिर आपसे वही है कि अमेरिका का स्टैंड 2-3 बार बदला है। अमीन साहब, देखिए, जहाँ तक सवाल है स्टैंड का, वो हमेशा स्टैंड बदलता रहा है। इंडिया के अंदर कुछ और विदेश से जाके कुछ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो उसकी अपनी पॉलिसी है, मजबूरी है उसकी, वो कभी इधर और कभी उधर करता है। इस पे विश्वास करना ठीक नहीं है। हमें जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम जो करेंगे वो अच्छा करेंगे। हम लोग किसी पे निर्भर नहीं हैं। जैसे कि पाकिस्तान चाइना के ऊपर निर्भर है, इससे पहले पाकिस्तान US पे निर्भर करता था। याद होगा उसका एक 7वां बेड़ा आया था, पता नहीं आपको याद है कि नहीं? नहीं याद है, मुझे याद है, याद है। 71 की वार हुई थी तो 7वां बेड़ा आया था, तो बेड़े ने क्या किया? कुछ नहीं किया। वही मैं कहने का मकसद है कि वो हमेशा इसी तरह की हरकतें करता है। अभी भी आज देखेंगे तो आप तुर्की का एक खड़ा हुआ शिप, लेकिन कल हमारे जो बहादुर जवानों ने उठा के वहां पे कर दिया कराची पोर्ट के ऊपर। तो ये एक अच्छी हमारी रणनीति है उसका, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिला हुआ है। ये सिर्फ क्रेडिट जाता है हमारे विदेश मंत्री को और प्रधानमंत्री को, जिनकी वजह से संभव हो पाया है। और हम इसको शून्य की स्थिति में हम लोगों ने लाके खड़ा कर दिया। अब रही बात उसकी लड़ाई की, तो लड़ाई में भी हमने इस तरह से लड़ाई लड़ी है टेक्निकली, कि हमने कहा है आतंकवाद को खत्म करना है, उनके लॉन्च पैड और ये सब खत्म किए। इसके लिए ये अब कुछ नहीं कर पा रहा वो, अब कुछ कह भी नहीं सकता, चाहे कहीं भी जाए वो, किसी स्तर पे जाए। लेकिन हम लोग, हमारा अपर हैंड है, हमारे देश का सर ऊंचा है और मोरल ऊंचा है, हमारी देश की जनता हमारे साथ है। मैं तो यही कहूँगा देश की जनता को हर समय तैयार रहना है और देश के लिए कुछ ना कुछ करके दिखाना है। और अब की बार ऐसा सबक सिखाना है कि कभी भी भविष्य में आने वाले 100 सालों तक कि पाकिस्तान इस तरफ देख ना पाए। ये हमारे प्रधानमंत्री की भी इच्छा है, रक्षा मंत्री की भी इच्छा है, गृह मंत्री की भी इच्छा है, और विदेश मंत्री की इच्छा है, और देश की इच्छा है। सबसे बड़ी बात। जी धन्यवाद। बहुत 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 महत्वपूर्ण बातें अमीन साहब ने कही। बहुत शुक्रिया अमीन साहब, आप हमसे जुड़े। मैं सीधे प्रदीप भाटिया की तरफ रुख करूँगा। प्रदीप भाटिया, अभी चौहान साहब बहुत अनुभवी योद्धा हैं, स्क्वाड्रन लीडर रहे हैं, नेतृत्व किया है। उन्होंने 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हम लोगों को बताई। 1971 और के वार के वो खुद हीरो रहे हैं, और 1965 में वो कह रहे हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के मुकाबले जो हमारे पास विमान था वो पुराना था, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत नई थी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। हमने HF-24 जो HAL का बना हुआ विमान वो इस्तेमाल हम कर रहे थे। हमारे पास पैटर्न टैंक नहीं था,
पैटर्न टैंक उनके पास था, लेकिन मीर अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक तोड़ दिया। तो वो कह रहे हैं कि आप कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, आपकी सेना का मोरल कैसा है, आप किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। तो एक इस युद्ध में भी जो आतंक के खिलाफ ये युद्ध चल रहा है, इसमें भी जो खबरें हैं कि जो बहुत सारी हमलों को हमने नाकाम किया है, उसमें स्वदेशी तकनीक के हथियार बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चौहान साहब ने कहा कि युद्ध 8-10 दिन तक चलेगा आतंकवाद के खिलाफ, बीच बीच में पाकिस्तान का प्रॉक्सी वार चलता रहेगा, लेकिन 8-10 दिन से ज़्यादा ही कुछ होना नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं इस संदर्भ में? देखिए, पाकिस्तान की जो स्थिति इस समय बनती है, आर्थिक और सैन्य स्थिति, उसके चलते लगता नहीं पाकिस्तान ज्यादा दिन तक सरवाइव कर पाएगा। आज वो कटोरा लेके IMF के सामने खड़े हैं, लोन के लिए अप्लाई किया है। उधर से जो इंडिकेटर्स हैं, शायद ये लोन पाकिस्तान को ना मिले क्योंकि भारत इसको अपोज कर रहा है। उधर के प्रेसिडेंट एक इंडियन है, अमेरिका की तरफ से इस पे ओके होना है। होगा या नहीं होगा इसका मालूम नहीं, आज रात को पता चलेगा इस लोन का क्या होता है। तो पाकिस्तान की स्थिति इस समय दयनीय है। वो केवल बाहर से जो उसको हेल्प मिल रही है चीन और तुर्की से, उस पे निर्भर करता है। उसके पास फ्यूल, एमिनेशन, वेपन्स की वो स्थिति है कि 5 से 7 दिन का अगर इंटेंस वॉरफेयर होता है, उससे ज्यादा वो क्षमता नहीं रखता लड़ने की। तो अगर ये स्थिति बनती है तो जो अभी स्क्वाड्रन लीडर साहब ने बात कही कि 7, 8, 10 दिन में ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, तो मैं उससे सहमत हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज की रात जो पाकिस्तान फैसला लेगा, जो करने का प्रयास करेगा और उसका जो रिएक्शन भारत की तरफ से होगा, उसका आने वाले दिनों पर बहुत असर पड़ेगा। एक चीज जो हमारे चैनल्स में थोड़ी सी डिस्कशन में नहीं आई, मैं उसका भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं, वो है हमारी इंटेलिजेंस, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, रॉ के बारे में। ये जो पहले दिन हमने कार्रवाई की थी 12 या 13 ठिकानों पर मिसाइल्स के एक्यूरेट हमले किए गए थे, इसके पीछे रॉ का बहुत बड़ा हाथ रहा, जो कि साइलेंट ऑपरेटर्स रहे। उन्होंने बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट्स, फोटोग्राफ्स और इनकी लोकेशंस भेजी और लाइव कवरेज दिया वहां पर अपने लोगों को भेजकर, जिससे कि इनको बड़ी आसानी से नष्ट किया गया। अदरवाइज ये ठिकाने तो हमेशा से रहे हैं, हम लोग दुनिया को बताते रहे हैं इनके बारे में, लेकिन इस समय जो इंटेलिजेंस मिली वो बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस थी। उसकी बदौलत केवल मिलिटेंट्स के ठिकानों को नष्ट किया गया, कोलेटरल डैमेज वाज 0, मिलिट्री टारगेट्स वर नॉट एंगेज्ड। तो हमने डीएस्केलेट करने की कोशिश की और हम वही चाहते थे, केवल दुनिया को संदेश जाए कि हम इस वॉर को लिमिटेड वॉर रखना चाहते हैं। जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया, हम केवल उनको नष्ट करना चाहते हैं। ठीक है। पाकिस्तान के हाथ में था एस्केलेशन और डी एस्केलेशन का, उन्होंने एस्केलेट करने की कोशिश की है और उसका खामियाजा मुझे पक्का मालूम है पाकिस्तान भुगतेगा। कर्नल भाटिया, ये जो वहाँ के मंत्री, रक्षा मंत्री ख्वाजा अहमद अब्बास, वो खुद को विक्टिम बता रहे हैं, बहुत ही मक्कारी और धूर्ततापूर्ण उनका ये बयान है। आप जरा हम दर्शकों को सुनाना चाहते हैं, सुनाया जाए। देखिए, ये मेरा ख्याल है कि ये ऑप्शन जो है, अब इसके अलावा अब कोई हमें बार जो एग्रेसिव मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, अगर हम इंतजार करते रहे हैं किसी तरह सिचुएशन डीएस्केलेट हो जाए, लेकिन आई थिंक वो ऑप्शन जो है वो बड़ी मिनिमल सी रह गई है। अब वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वील हैव टू, जिस तरह इंडिया जो है ट्रीट कर रहा है सारी सिचुएशन को, वील हैव टू पे देम बैक इन द सेम कॉइंस। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वील हैव टू पे देम बैक। अच्छा, अब ख्वाजा साहब, जब हम ये बात करते हैं सारी, क्या आप इस चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं कि भारत की जानिब से जो हैरब ड्रोन्स हैं पाकिस्तानी हुदूद में लॉन्च किए जाने लग गए हैं, तो अब हम किस तरीके से, क्या हम एयर स्ट्राइक्स के जरिए या किसी और मिलिट्री रिस्पॉन्स के जरिए होगा हमारा मतलब रिस्पॉन्स होगा किसी और शक्ल में, या अभी आप उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे?
नहीं देखें, अब ये तो एक स्ट्रेटजी है ना, ये मिलिट्री स्ट्रेटजी है जो मेरे लिए भी एज पॉलिटिकल वर्कर को मुझे कुछ नहीं फेमिलियर नहीं है मैं उससे। ये तो हमारे स्ट्रेटजिस्ट जो है, मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट जो है, जो लीडरशिप है हमारी फौज की, अब वही डिसाइड करेगी कि अंडर द सर्कमस्टांसेस क्या क्या ऑप्शन जो है हमारे पास अवेलेबल है और इसको किस तरह हमने डील करना है। लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल अब ओपन है कि वी हैव टू, जो डी एस्केलेशन की हम कोशिशें कर रहे थे वो कोशिशें जो है वो एग्जॉस्ट हो गई हैं और उनका हमें कोई नतीजा नहीं। यानी कि वी आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड इन द सेम मैनर जिस तरह से हमने 48 घंटे पहले किया। इट्स इमिनेंट फ्रॉम आवर पार्ट। बिल्कुल सिचुएशन हैज अराइव्ड एट यू नो a juncture where we have to settle the score. ये तो फिर ख्वाजा साहब, ये तो फिर हम एक तरह से अलार्मिंग बात तो है, और जंग यानी कि अब हमारे दरवाजों पे दस्तक दे रही है। जी बिल्कुल, ये किसी को भी इस चीज में आपको शक नहीं रहना चाहिए। ख्वाजा किस तरीके से, किस मक्कारी और धूर्ततापूर्ण तरीके से बता रहे हैं। ख्वाजा आसिफ हैं, रक्षा मंत्री हैं, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अपने आप में इस तरीके के बयान वो देते रहते हैं। मैं एक ताज़ा रिएक्शन महेंद्र सिंह से ले लेता हूं, हालांकि वो अभी हयात उम्र कह चुके हैं कि वो इस तरह अपनी जनता को ये करने के लिए कि भाई हम भी कुछ कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें वो करते रहते हैं। एक छोटा सा रिएक्शन इस पर महेंद्र सिंह। दुनिया के एकमात्र रक्षा मंत्री ऐसे हैं जो सोशल मीडिया से अपडेट लेते हैं और ब्रीफ करते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि ये कितने सुलझे हुए इंसान होंगे। तो इनके बारे में, इनके बातों को कितना सीरियसली लिया जाए ये कुछ नहीं। लेकिन अभी हमला आज फिर हमले हो रहे हैं अपने देश पर, और बाकायदा हमारी सैन्य ताकत उनको दिखा रही है अपनी जो कहते हैं ना कि साहस, दमखम, और सारे हमले नाकाम कर रहे हैं। पठानकोट हो या जैसलमेर की तरफ से हमले, तमाम जगहों पे पूरे बॉर्डर पे। तो अब देखिए आज की रात कितना कहर लेके आती है पाकिस्तान के ऊपर। निश्चित तौर पर हयात साहब, अभी दोनों हमारे दोनों डिफेंस एक्सपर्ट जो बातें कह रहे हैं, जो हमारे दोनों डिफेंस एक्सपर्ट ने इस बात को कहा कि एक तो हमारी शक्ति जो वायु शक्ति है, जल शक्ति है, और इस बार जो हमारी जल सेना है उसने जल से ज़्यादा हवा में मार कर दी है उसने। है साहब, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं साहब आपको। जी देखिए, चूंकि यहाँ पे दो बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और दोनों को युद्ध का और सेना का एक बड़ा बेहतरीन और शानदार अनुभव है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जिनकी तरफ मैं सबका ध्यान लेना चाहूंगा। देखिए, मॉडर्न वारफेयर में युद्ध अब मोर्चों पे नहीं लड़ा जाता है। अब युद्ध मोर्चों से पीछे यानी कि आपके क्वार्टर्स में लड़ा जाता है, क्योंकि ज्यादातर मॉडर्न वारफेयर जैसा कि 2020 के बाद से, और खास करके हमने दो हाल के युद्धों में देखा है कि यूक्रेन और दूसरा आपका फिलिस्तीन और इजराइल में, तो इजराइल शक्ति में फिलिस्तीन से बहुत गुना आगे होने के बावजूद भी, यानी फिलिस्तीन के पास तो कोई सैन्य संसाधन या कोई सैन्य इंफ्रा है ही नहीं, इसके बावजूद भी जमीनी आक्रमण से पहले या जमीनी अटैक से पहले इजराइल ने बड़ी संख्या में ड्रोन, मिसाइल और गाइडेड वेपन्स का इस्तेमाल किया। ये जितने भी गाइडेड वेपन्स या मॉडर्न वारफेयर वाली टेक्नोलॉजी है, जो एयर टू एयर या सरफेस टू एयर है या एयर टू सरफेस है, ये मोर्चों पे नहीं होती है। ये पीछे हमारे हेडक्वार्टर से बैठ करके उनकी पूरी स्ट्रेटजी डिजाइन की जाती है। उनको हमारे जो टारगेट्स होते हैं उनको पहले सेलेक्ट किया जाता है, उनको लॉक किया जाता है, और यही हमारी डिफेंस में होता है कि हमारा डिफेंस भी जो उनकी तरफ से प्रोजेक्टाइल्स आ रहे हैं, जो उनकी तरफ से अटैक हो रहा है, उनको ट्रैक करते हैं, ट्रेस करते हैं, ट्रैक करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। जी। अभी तक जो हमने अपने भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह का हमने ड्रोन अटैक्स और अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी दिखी है, उसमें दो बातें बहुत साफ हो गई हैं कि उनकी तरफ से जो भी ड्रोन अटैक हो रहा है या जो भी मिसाइल अटैक हो रहा है, वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी का लो इंटेंसिटी हो रहा है।
उसकी ना तो रेंज बहुत है और ना ही उनकी घातक यानी कि क्षमता है वो भी बहुत है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं या उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, इस पे बाद में कभी, क्योंकि अभी अर्ली स्टेजेस हैं इस चीज को लेकर कोई कंक्लूजन निकालना, लेकिन अभी तक यही हुआ है। और जबकि हमने जो उनके टारगेट्स को, जो उनके प्रोजेक्टाइल्स को डिफेंड करने के लिए जो हमने टेक्नोलॉजी यूज करी है वो बहुत एडवांस है। तो जाहिर सी बात है कि सीमा से 10, 15, 20, 50, 100 किलोमीटर के आगे उनका कोई प्रभाव नहीं, और जो 15-20 किलोमीटर के अंदर भी है वो आमतौर से टारगेट तक पहुंच नहीं पाते, 99% टारगेट तक नहीं पहुंच पाते। और जो पहुंच भी अगर गए हैं तो वो बहुत लो इंटेंसिटी है जिनसे बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान का जो पूरा फोकस है वो ये किसी तरह से जमीनी मोर्चे को खोलना। अगर वो वार चाहता है, अगर वो वार नहीं चाहता है तो मुझे लगता नहीं कि वो आज की रात या शायद वो आज के बाद इस तरह की कोई हिमाकत करेगा, क्योंकि उसने अपना चेहरा बचाने वाला जो काम है वो कर दिया, बताने के लिए हो गया है। ठीक है। और जबकि हमारे पास ये स्थिति है कि अगर अब तुमने हमको उकसाया तो हम तुमको पहले से उनका एयर डिफेंस सिस्टम लगभग 80% उनका एयर डिफेंस सिस्टम हम खत्म कर चुके हैं जी, कल ही खत्म कर चुके हैं। अब जो तुमने उकसाया तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, बड़ी बात है साहब ने बड़ी बात कही। चूंकि इस कार्यक्रम को खत्म करना है, उसके बाद लगातार भारत पाकिस्तान के बीच जो है स्थितियां उसको लेकर हम बात करते रहे और आगे करते भी रहेंगे। चौहान साहब, एक अंतिम संदेश देश को और जो आपके फौजी हैं उनको क्या देना चाहेंगे? जो भाटिया साहब ने, मैं थोड़ा सा संदर्भ दे दूं, भाटिया साहब ने जो कहा कि 4-5 दिन, बिल्कुल सही कहा, उनके पास 4 ही दिन के हथियार हैं, दे कांट स्टैंड मोर देन दैट। लेकिन वो एक साथ अपने हथियार नहीं वो बर्बाद करेगा, तो ये जो है 10-15 दिन खींचेगा। सेकेंडली, ये मेरा अनुमान है, मे बी रॉन्ग, बट मेरा अपना अनुमान है। दूसरे, हयात साहब ने बहुत अच्छी स्टडी करी हुई है, बहुत अच्छी स्टडी करी हुई है। उनके पास सब जो है, जो हथियार जो देने वाले, जैसे टर्की है, टर्की ने उनको जो है ड्रोन दिया हुआ है, चाइना ने तो एयरक्राफ्ट दिया है जो 2 हम लोगों ने गिरा दिए। तो जब 2 गिर गए तो वो 3-4 दिन के बाद फिर जो है कहीं से ठीक ठाक करके जहाज और तब करेंगे, तो इसलिए ये लंबा खींचेगा। अच्छा, नाउ मेरा ये है कि हम लोग जीतेंगे, उसको टुकड़े टुकड़े करेंगे, और बलूच भाई जो है वो ऑलरेडी अपना झंडा लगा चुके हैं। उधर जो है आपके इमरान खान का जो गढ़ है, गांव है, वो भी जो है पठान जी, वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, और पीओके की जनता हम लोगों के साथ है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे 140 करोड़ की जनता साथ में है, फौजियों के देश के साथ है, सरकार के साथ है, उनकी औकात क्या है, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं रहेगी। वी आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द पाकिस्तान इन टोटल। थैंक यू। 71 में तो 1 टुकड़ा किया था, इस बार 3 टुकड़े होंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। GS चौहान, पूर्व स्क्वाड्रन लीडर, 1971 के योद्धा, कह रहे थे कि 1971 में हमने 1 टुकड़ा अलग किया था, बांग्लादेश बनाया था, इस बार हम पाकिस्तान के 3 टुकड़े करेंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जय हिंद, नमस्कार।